हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो अभी वीडियो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी कारणवश रोज़ वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी कोशिश है कि 4-5 दिन पे एक वीडियो लाई जाए। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। ये वाला जो सेशन चल रहा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। 1500 MCQ वाली जो एक सीरीज़ चल रही है, उसका ये 24वां भाग है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? रसिक मोहन, सभा मंडन, रस निवास या फिर रतन हजारा? तो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने रतन हजारा नामक ग्रंथ की रचना की। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने रतन हजारा नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न नहीं है, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। इसके अलावा देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक, बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक कौन रहे? पदम सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन। इसके अलावा देव को बिहारी से श्रेष्ठ माना है किस आलोचक ने? तो मिश्र बंधु और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, ये जो है ये देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? लाला भगवान दीन, कुलपति मिश्र, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता रहे। बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता, देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। इसी तरह बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? तो लाला भगवान दीन। बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं लाला भगवान दीन। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखा? तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की एक टीका लिखा। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है? तो 700। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या 700। इसके अलावा कुलपति मिश्र नामक जो यह रीति कवि रहे, यह बिहारी के भांजा, मतलब बिहारी का भांजा है यह कुलपति मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? पंडित अंबिका दत्त व्यास, हठी जी, ब्रजनाथ या फिर मोहनलाल मिश्र? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहे पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहे पंडित अंबिका दत्त व्यास। श्री राधा सुधा शतक, इसमें कुछ पॉइंट्स और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जैसे कि ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जो पिछले किसी क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे रिवाइज हो जाए इस वजह से वापस उसे लिखा है। ठीक है, श्री राधा सुधा शतक के रचयिता कौन रहे? श्री राधा सुधा शतक के रचयिता रहे हठी जी। इसके अलावा श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता रहते हैं मोहनलाल मिश्र। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता रहे हठी जी। इसके अलावा श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता रहते हैं मोहनलाल मिश्र। सभी इंपॉर्टेंट है। अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण, इसके रचयिता कौन रहे? कृपाराम, करनेश कवि, भिखारी दास या फिर सेनापति? तो अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण के रचयिता रहे करनेश कवि। ठीक है, कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण के रचयिता। हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिनी। हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ है कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिनी। इसके अलावा ऋतु वर्णन,
ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि, मतलब ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो सेनापति है रीतिकाल के ऐसे कवि, मतलब थे रीतिकाल के ऐसे कवि जो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहे। और हिंदी का पहला जो रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा रहा? कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ रहा। आगे है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक की तीर कहा गया है? केशवदास, रसनिधि, बिहारी या फिर सेनापति? तो बिहारी की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक का तीर कहा गया, यानी बिहारी को नावक का तीर कहा गया है साधारण शब्दों में। रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास। रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक रहे केशवदास। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? तो घनानंद। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि है घनानंद, यानी सबसे प्रधान जो कवि माने जाते हैं रीतिमुक्त कवियों में वे कौन है? तो घनानंद। रामचंद्रिका जो ग्रंथ रहा केशवदास द्वारा रचित, उसका मूल आधार क्या है? तो वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण रामचंद्रिका नामक ग्रंथ का मूल आधार है। आगे देखेंगे, किस आलोचक ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया? किस आलोचक ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आचार्य शुक्ल नामक आलोचक ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया। आगे बढ़ेंगे, मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? रामचरितमानस के बाद मध्यकाल में सुजान सागर, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी सतसई को। मध्यकाल में बिहारी सतसई को रामचरितमानस के बाद साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है। बिहारी रीतिकाल के वह लोकप्रिय कवि है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ जो कि बिहारी सतसई है वह लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है। बिहारी रीतिकाल के ऐसे लोकप्रिय कवि है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु उन्हीं का लिखा गया एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है। आगे है, रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण क्या रहा? तो दरबारी जीवन। रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण रहा दरबारी जीवन। आगे बढ़ेंगे, रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, परंतु किस कारण प्रसिद्धि पाने से वे वंचित रह गए थे? ऑप्शन है, छंदो निरूपक काव्य की लोकप्रियता के कारण, मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण या फिर श्रृंगार रस निरूपक काव्य की लोकप्रियता के कारण। तो रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, परंतु मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण वे प्रसिद्धि पाने से वंचित रह गए। याद रखिएगा, मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में लिखे गए जो प्रबंध काव्य थे वे प्रसिद्धि पाने से क्या? वंचित रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है? जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे क्या कहलाते हैं? रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि या फिर रीतिबद्ध कवि? तो रीतिबद्ध कवि।
रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अगला है जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, वे कहलाते हैं रीतिसिद्ध कवि। रीतिसिद्ध कवि मतलब ऐसे कवि थे जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर तो काव्य सृजन नहीं किया। रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर तो काव्य सृजन नहीं किया, लेकिन रचना करते समय उनका जो झुकाव था वह लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, रीतिसिद्ध कवियों का। अंतिम प्रश्न है आज का। 1676 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा? 1676 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा? ऑप्शन है मिर्जा खां, ग्वाल, बेनी प्रवीण या फिर मंडन। तो 1676 के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण मिर्ज़ा खां ने लिखा है। 1676 के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण मिर्ज़ा खां ने लिखा है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।